माय डियर फ्रेंड्स, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज मध्यकालीन भारत का हमारा अगला वीडियो, ठीक है। देखिए, इससे पहले मैं महमूद गजनवी के बारे में बता चुका था, क्योंकि अरब क्षेत्र में इस्लाम के उदय के बाद भारत में विभिन्न आक्रमणकारी भारत में आए और उन्होंने भारत में लूटपाट की और वापस चले गए, ठीक है। तो देखिए, इसमें आगे अगला जो हमें आज पढ़ना है वो संसवानी वंश, और संसवानी वंश में हमको पढ़ना है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो मोहम्मद गौरी। क्या है? मोहम्मद गौरी। इसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। देखिए, मोहम्मद गौरी क्या कहते हैं, एक गौर प्रदेश है, किसमें? अफगानिस्तान क्षेत्र में गौर प्रदेश, वहाँ का शासक था, ठीक है। अब इससे पहले ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है, खास करके लिए प्री एग्जाम के लिए। तो देखिए, कुतुबुद्दीन हसन था, उसके मान लीजिए 6 बेटे थे, और उनमें सबसे अच्छा जो सबसे शासक बनकर उभरता है वो मोहम्मद गौरी। देखिए, कारण क्या था कि जब महमूद गजनवी जो था उसने भारत से लूटपाट करके अपने क्षेत्र में जाकर के, गजनी प्रदेश में जाकर के अपने शासन को मजबूत किया, लेकिन जो गजनवी के क्या थे, जो उत्तराधिकारी थे वो इतने मजबूत नहीं थे, और इस कारण क्या हुआ, जो गजनी का राज था वो टूटने लगा। तो उसमें बताया आपको गौर प्रदेश, एक अफगानिस्तान क्षेत्र में एक गौर प्रदेश है, वहाँ का शासक कुतुबुद्दीन हसन, और उसके 6 पुत्र थे, और उसका एक बेटा क्या कहते हैं, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। हमको खास करके इसी को पढ़ना है। इसने भी भारत पर आक्रमण किए। देखिए, महमूद गजनवी और क्या कहते हैं शहाबुद्दीन गौरी में अंतर है। देखिए, जहाँ महमूद गजनवी भारत में आक्रमण करके लूटपाट करना और अपने इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना था, वहीं जाकर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का क्या था, वह इस्लाम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, ठीक है। इसलिए उसने आक्रमण भारत पर किया था। जबकि इसके विपरीत महमूद गजनवी भारत में आया, उसने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, लूटपाट किया, और लूटपाट करके वापस चला गया, ठीक है। तो उसके अब उसी श्रृंखला में हम आगे संसवानी वंश। देखिए, इसको संसवानी वंश कुतुबुद्दीन हसन का पुत्र शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो देखिएगा, इसका उद्देश्य, मैंने उद्देश्य के बारे में अब ये भी बताया था कि जो क्या नाम है महमूद गजनवी था, उसने क्या किया था, भारत में केवल लूटपाट की थी। जबकि जो मोहम्मद गौरी था, उसका क्या था, उसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, ठीक है, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। तो देखिएगा, इसकी आगे देखिए, इसने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। देखिए, थोड़ा सा इससे पहले हम भारत के इस मैप के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, भारत में क्या स्थिति थी जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। देखिए, जो अजमेर क्षेत्र है राजस्थान का, अजमेर जो क्षेत्र है उस पर शासन था चौहान वंश का। यहाँ के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय अजमेर पर शासन कर रहे थे, ठीक है। और देखिए, इसमें दिल्ली और अजमेर को मिलाकर एक ही शासन। इसका कारण ये था कि जो क्या कहते हैं पृथ्वीराज के पिता थे, उनकी यहाँ पर दिल्ली में ससुराल थी, ठीक है, वहाँ से शादी संबंध हुए थे। और दिल्ली में अगनपाल तोमर के कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने पूरे राज्य का जो अधिकारी था उनको किसको राजा बना दिया, पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को राजा बना दिया। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली तो ये बहुत बड़ा राज्य हो गया। उसके बाद गुजरात में जो शासन था वो घेरवाल कन्नौज पर, गुजरात नहीं कन्नौज पर घेरवाल, यहाँ पर जयचंद नाम का राजा राज कर रहा था उस समय। तो गौरी ने क्या किया, गौरी ने
गौरी ने कन्नौज को केंद्र बनाकर, वो कन्नौज को केंद्र बनाकर उसने भारत पर आक्रमण किया। तो सबसे प्रथम, और देखिए गुजरात में जो शासन था उस समय चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय, इसको मूलराज द्वितीय कहा जाता है, और ये नाबालिग था और इनके साथ इनकी माता जी नायक देवी इनका संरक्षण बनके इनको राजकाज में सहायता करती थी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इसने क्या किया था, 1175 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण इसने क्या किया था, जो पाकिस्तान क्षेत्र मुल्तान पर क्या किया था, मुल्तान पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था। क्या किया था, मुल्तान पर 1175 ईस्वी में, और इसको जीत लिया था इसने, इसकी यहाँ पर जीत हुई थी। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखिएगा, जो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में क्या किया था, मुल्तान पर, और यहाँ उसको विजय हासिल हुई। ठीक है, उसके फिर अगला दूसरा जो आक्रमण था उसने क्या किया, तो उसने 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया था। किसके विरुद्ध किया था, भीम द्वितीय, उसी वंश का, जिस वंश पर क्या किया था, क्या कहते हैं, भीम, क्या, जो सौराष्ट्र का मंदिर सोमनाथ मंदिर जिस पर क्या किया था, जो गजनबी था, उसने आक्रमण करके उसको लूट लिया था, और यहाँ से लगभग उसको 20 लाख दीनार संपदा प्राप्त हुई थी। ये वही स्थान है, और तो गुजरात पर उसने आक्रमण किया था, और उनकी जो क्या कहते हैं मूलराज यानी भीम द्वितीय थे, उनकी माँ के संरक्षण में उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया, और गौरी जी की पराजय हो जाती है, और गौरी को बंदी बना लिया जाता है, परंतु बाद में छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये इसकी भारत में प्रथम पराजय थी। ठीक है, ये क्या थी, भारत में उसकी प्रथम पराजय थी। तो देखिए बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने बताया था कुतुबुद्दीन हसन का पुत्र शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसका उद्देश्य था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, और उसने गुजरात को क्या कहे, कन्नौज को क्या किया था, केंद्र बनाकर भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि उसका उद्देश्य ये था कि मध्य भारत में कब्जा करने के बाद पूरे देश भारत पर कब्जा कर लिया जाएगा। ठीक है, तो उसने उसको केंद्र मान करके उस पर आक्रमण किया था। तो प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान पर किया था, जो पाकिस्तान क्षेत्र में है, और दूसरा जो आक्रमण किया था उसने 1178 ईस्वी में क्या कहते हैं गुजरात पर किया था। वहाँ का शासक था भीम द्वितीय, उसने उसको बुरी तरह से पराजित किया था और बंदी बना लिया था। ठीक है, फिर बाद में छोड़ दिया, और उसकी भारत में ये पहली पराजय थी। ये वही गुजरात का क्षेत्र है जहाँ से सोमनाथ मंदिर महमूद गजनबी ने लूटा था। ठीक है, दूसरी बात देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो युद्ध है वो तराइन के युद्ध की बात करते हैं। देखिए इसने क्या किया था, यहाँ से इसकी हार हो गई थी। हार होने के बाद इसने फिर क्या किया, चौहान वंश यानी कि जो अजमेर की ओर से शासन कर रहे थे पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध उसने आक्रमण किया था 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें तराइन के प्रथम युद्ध में क्या किया था कि मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी और ये हार करके वापस चला जाता है। देखिए इसी दौरान एक घटना घटती है क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जो ये राजपूत शासक थे, इनमें आपस में शत्रुता रहती थी। ये आपस में लड़ते रहते थे और एक दूसरे से शत्रुता मानते थे। तो कभी कोई बाहरी आक्रमणकारी भारत में आता था तो कोई किसी की मदद नहीं करता था। जब मदद नहीं करता था तो जब विखंडन होगा, जब कोई केंद्रीय शक्ति नहीं होगी तो उसको राजा को पराजित कर दिया जाता था। तो देखिए क्या हुआ था, इस युद्ध के बाद, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद जो पृथ्वीराज चौहान थे, इन्होंने क्या किया था कि शादी से इनकी जो सहयोगिता जयचंद की पुत्री थी उनको उठा लिया था। कहा जाता है कि सहयोगिता क्या करती थी, पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि शादी में पृथ्वीराज को आमंत्रित न करके उनका पुतला टांग दिया था। तो उन्होंने माला उन्हीं को पहना दी थी, तो पृथ्वीराज चौहान ने उनका हरण कर लिया था। ठीक है, तो इस बात से इन दोनों में और ज़्यादा शत्रुता बढ़ गई।
तो ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध पहला आक्रमण इसने जीत लिया और गौरी ने क्या करके वापस जाकर के अपने प्रदेश में जाकर के उसने क्या किया, अपनी सेना को संगठित किया और अच्छे तरीके से उसको प्रशिक्षित किया था। इसके जस्ट विपरीत जो पृथ्वीराज चौहान थे उसने कहा इस बार तो पृथ्वीराज चौहान, इस बार गौरी जब आया तो हमारे तुच्छ लोगों ने इसको हरा दिया, तो अब हमसे क्या जीत जाएगा। लेकिन उसने बहुत तैयारी की थी और दूसरी बात तैयारी के साथ वो 1192 ईस्वी में फिर से पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध क्या करता है, आक्रमण करता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। और क्या कहते हैं, जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है तो क्या किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, तराइन का युद्ध। देखिए ये वो युद्ध था, इसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। तो देखिए तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई और मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने भी आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने भी किया था, लेकिन इनका यहाँ पर शासन करने की कोई मंशा नहीं थी। इनका मतलब ये था कि यहाँ से धन संपत्ति को लूट करके और अपने क्षेत्र में जाकर के उसका हम अपने क्षेत्र को मजबूत, अपने राज सत्ता को मजबूत करें, ठीक है। लेकिन इनकी कोई भारत में राज करने की मंशा नहीं थी। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं, देखिएगा अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए अब पृथ्वीराज चौहान हार गए। जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो इसकी सीमा कहाँ तक लग गई, कन्नौज तक। जब कन्नौज तक सीमा लग गई तो क्या किया था, पृथ्वीराज की हार के बाद में पृथ्वीराज हार करके शासन सत्ता से अलग हो गए। उसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी ने जयचंद को परास्त किया था और इसको भी सत्ता से बाहर कर दिया। अब इसका राज इस पूरे सत्ता पर इसने कर लिया। देखिए इसके बाद इसने क्या किया था, कन्नौज को विजित करने के बाद, कन्नौज विजय के बाद एक सिक्का चलाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्नौज विजय के बाद सिक्कों पर मोहम्मद गौरी ने देवी लक्ष्मी, एक और देवी लक्ष्मी की तथा दूसरी ओर कलमा पढ़वाया, जिस पर देवनागरी लिपि में लिखवाया था मोहम्मद बिन साम, ठीक है, मोहम्मद बिन साम लिखे हुए सिक्के चलाए थे। तो पूछा जाता है वह कौन सा शासक था जिसने देवी लक्ष्मी की लगी मूर्ति के सिक्के चलाए, एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर अरबी मतलब कलमा लिखे हुए सिक्के चलाए, तो मोहम्मद गौरी। बात समझ में आ गई, समझता हूँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक बार से फिर से रिकॉल करते हैं, फिर तब उधर पहुँचते हैं, ठीक है। तो देखिएगा शासन शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, प्रथम आक्रमण 1175 मुल्तान पर, द्वितीय आक्रमण गुजरात पर जिसमें इसकी पराजय हो जाती है और इसे बंदी बना लिया जाता है। और नायक देवी का बहुत बड़ा योगदान था, अपने पुत्र के साथ इन्होंने अपनी सूझबूझ से गौरी को हरा दिया था, ठीक है, और बाद में बंदी बनाकर छोड़ दिया। प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, लेकिन द्वितीय युद्ध में, तराइन क्षेत्र के युद्ध में 1192 ईस्वी पृथ्वीराज की हार हो जाती है और भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है और मोहम्मद गौरी को मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए चंदावर का युद्ध 1194 इसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। कन्नौज विजय के बाद इसने क्या किया था, तो देवी लक्ष्मी की छपी हुई मूर्ति और एक और कलमा पड़े हुए सिक्के चलाए थे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखिए गौरी का सिस्टम क्या रहता था, गौरी युद्ध क्षेत्र जीता और अपने गुलामों को, अपने दासों को इस यहाँ का शासन सत्ता दे करके और पुनः लौटकर अपने गौर प्रदेश में चला जाता है। जब गौर प्रदेश में चला जाता है तो उसका यहाँ पर होता है एक युद्ध। देखिए गौर प्रदेश में युद्ध होता है तो इस युद्ध में गौरी की हार हो जाती है। उसके बाद वह भारत में 1205 ईस्वी में लौटता है और उसने क्या करता है, खग्गर जाति जो होती है उसके विरुद्ध इसने युद्ध किया था और उसमें जीत लिया था। बहुत ज़्यादा मतलब उनके प्रति ज़्यादा ही कत्लेआम किया था। लौट के क्या किया था, फिर उसके बाद वह जाति लौट के जब इंतज़ार कर रही थी कि अब की बार तुम आओ तो हम तुमका काम तमाम
कर देंगे। तो क्या किया था फाइनली 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में 15 मार्च 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में क्या किया था, उसकी फाइनली 1206 ईस्वी में लौटते समय खग्गर जाति के लोगों ने इसकी गला रेत कर दमयक नामक स्थान, क्या है दमयक नामक स्थान पर हत्या कर दी। देखिए इस दौरान देखिए जिस समय मोहम्मद गौरी भारत में आया था उसको 2 सेनापति मिले थे, एक तो बख्तियार खिलजी और दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद क्या किया था, मृत्यु के बाद उसने दास वंश की स्थापना की थी। इसके बाद जो आगे आएगा टॉपिक हमारा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दास वंश जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, मामलुक वंश या दास वंश की स्थापना की थी। देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने गौरी के राज को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में ज़्यादा युद्ध किए थे, लेकिन इसके विपरीत बख्तियार खिलजी ने भारत के पूर्वी क्षेत्र में बंगाल बिहार पर राज्य को बढ़ाया था। ठीक है, और यहाँ पर जीत हासिल की थी। ठीक है, प्रचार प्रसार किया था इस्लाम धर्म का और राज्य का। अब देखिएगा इसने इस क्षेत्र को जीत करके, बंगाल को जीत करके क्या लखनऊ तक अपनी सीमा बना ली थी। क्लियर। देखिए यहाँ का जो अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन, इसने क्या किया था, सेन वंश का लक्ष्मण सेन। ठीक है, तो इसने क्या किया था, जब इसने इस पर आक्रमण किया था तो ये अपना महल छोड़ करके भाग गया था, और इसका जो क्षेत्र सीमा थी, राज्य सीमा थी, वो कहाँ तक पहुँच गई, इसकी लखनऊ तक। ठीक है, उसके बाद देखिए इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय, इसने क्या किया था, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया था। ठीक है, जो शिक्षा के केंद्र थे उनको इसने नष्ट कर दिया था। दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। तो देखिए एक बार से फिर से रिकॉल कर लेते, हमने कई बार रिकॉल कर दिया लेकिन फिर से बता देते। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कबीले से था। इसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था, उसमें इसने जीत हासिल की थी। अगला आक्रमण इसने क्या किया था, 1178 ईस्वी में गुजरात में भीम द्वितीय के विरुद्ध किया था, जिसमें इसको पराजय का सामना करना पड़ा था और इसे बंदी बना लिया गया था। नायकी देवी जो भीम द्वितीय की माँ थी, उन्होंने उसका राजकाज में बहुत बड़ा योगदान दिया और दोनों ने मिलकर के गौरी को पराजित कर दिया। अगला जो वास्तविक युद्ध थे, प्रथम तराइन युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध किया था, जिसमें इसको पराजय मिली थी, इसमें गौरी की हार हुई थी। इसके तुरंत बाद 1 साल बाद 1192 ईस्वी में गौरी ने फिर से पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिसमें क्या किया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, क्योंकि जयचंद ने इनका साथ नहीं दिया था और कोई भी राजपूत राजा एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, शत्रुता बनी रहती थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी तराइन युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करता है। गौरी को भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है मुस्लिम सत्ता का। चंदावर के युद्ध में जयचंद को गौरी ने हरा दिया था। अगले में कन्नौज विजय के बाद इसने देवी लक्ष्मी, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, उसके बाद एक तरफ कलमा पड़े हुए सिक्के चलाए। ठीक है, उसके बाद गौरी अंतिम बार भारत में 1205 ईस्वी में आया था और 1206 ईस्वी में लौटते समय खग्गर जाति के लोगों ने इसकी 15 मार्च 1206 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर गला रेत कर हत्या कर दी। उसके जो सेना नायक थे 2, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद दास वंश और मामलुक वंश की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी ने बिहार बंगाल को जीता और विजित किया और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूर्ण तरीके से नष्ट कर दिया होगा। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू ऑल।